बायजूस जैसी कंपनी में अगर मेरे जैसे एक पढ़ी लिखी टीचर खुद इस चीज में फंस सकती है, तो दूसरे जो अगर एक अनपढ़ पेरेंट्स है जो उतने पढ़े लिखे नहीं है, एचडीएफसी बैंक से मैं ये कहना चाहूंगी कि आपके बैंक में हम कुछ भी पैसा एज ए कस्टमर अगर रखते हैं तो वो एक सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से भी रखते हैं, जो आप बिना किसी फुल प्रूफ वेरिफिकेशन के बिना किसी और को ना दीजिए। आया तो मैंने कहा जी मैं दे रही हूँ, जो ओटीपी आया था मैंने उनको शेयर कर दिया। मुझे नहीं पता कि वो ओटीपी क्या थी, क्या तो क्या आपने पढ़ा नहीं था कि उस ओटीपी में जैसे कि आपको टेक्स्ट मैसेज में मैसेज आएंगे? नहीं, उन्होंने मुझे कहा कि मैम जल्दी कीजिए नहीं तो टाइम लैप्स हो जाएगा। किस बैंक में अकाउंट है आपकी? एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी जी। तो यानी एचडीएफसी के बैंक में जब आपने कोशिश की देखने की तो माइनस में आपका माइनस अकाउंट में। उसके बाद नेक्स्ट डे से बैंक वाले की कॉल आने लगी, हर दिन 2 बार 4 बार 5 कॉल्स आते रहते हैं कि आपका ईएमआई ड्यू है, आप जमा कीजिए। और फिर एक बार एचडीएफसी बैंगलोर से कॉल आई। जब कॉल आई तो एचडीएफसी का जो एम्प्लॉय बात कर रहा था वो भी वही बोला कि आपको तो ये देना पड़ेगा कि आपके नाम से तो बायजूस को 62,000 का लोन हम लोग दिया था। और यहाँ तक कि मैं यहाँ ब्रांच में भी गई थी, पटना ब्रांच बोर्डिंग रोड में मैं गई, वहाँ के ऑफिशियल को कहा कि मैं आपको एक एप्लीकेशन लिख के देती हूँ, मेरा ये रुकवाइए। बोला मैम आपका ये लिख के देने से कुछ नहीं होगा, जो होगा बायजूस की तरफ से होगा। लेकिन एचडीएफसी के एम्प्लॉइज ऐसे मतलब इतने ऊंचे आवाज में कभी कोई है अच्छे से बात करते हैं और कोई इतनी ऊंची आवाज में नहीं आपको देना पड़ेगा। आज ही फिलहाल सुबह जो कॉल आई मेरे हस्बैंड ने रिसीव किया, वो काफी तेवर में बोल रहे हैं आपको देना पड़ेगा। काफी देर बहस हुई उनके साथ फोन। मैंने कहा कि मैं अगर आपसे पर्सनल लोन लेने के लिए भी आऊँ, आप मुझे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, इतने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, इतना सारी प्रक्रिया होती है। वहाँ आपने एक ओटीपी के आधार पे आपने पूरे के पूरे 62,000 आपने उनको कैसे दे दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूँ आपके साथ मानसी। बायजूस इतने बड़े कोचिंग संस्थान का आपने नाम सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इतनी बड़ी कोचिंग संस्थान और इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद ये पेरेंट्स के साथ ठग कर रहे हैं। लगातार ऐसे मामले निकलकर सोशल मीडिया पर सामने आ रहे थे, जहां पर ये देखा जा रहा था कि ये कोचिंग संस्थान पेरेंट्स के साथ एडमिशन के लेने के बहाने कहीं ना कहीं ठगी कर रहे हैं। आए दिन इसकी खबरें निकलकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, आपके और हमारे हम सभी के सामने आ रही है। लेकिन आज उस इतने बड़े कोचिंग संस्थान की एक सच्चाई हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर एक पेरेंट्स के साथ इस कोचिंग संस्थान ने एचडीएफसी बैंक के साथ मिलकर एक बड़ा फ्रॉड किया है। क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से जानते हैं। एक बार जरूर कहना चाहूंगी, इतनी बड़ी कोचिंग संस्थान में विजिट करने से पहले पूरी जांच पड़ताल कर ले और तभी हमारे साथ जाए। एक पेरेंट्स हमारे साथ यहाँ मौजूद है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। मैम, क्या हुआ है आपके साथ बायजूस कोचिंग संस्थान में? जैसा कि आपने मुझे बातचीत में बताया है कि आपके साथ ठगी की गई है, तो जरा आप बताइए पूरा मामला क्या है। एक्चुअली मैंने अपने बच्चे को, मुझे रास्ते में एक दिन एक आदमी मिला मेरे हस्बैंड को, जिसने मतलब उनसे पूछा कि आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ता है या कुछ भी इस तरह की चीजें इंफॉर्मेशन उसने ली। फिर उनका नंबर मांगा हस्बैंड का और उनसे कहा कि हम बायजूस की तरफ से आप हमारे सीनियर आपके नंबर पे आपसे कांटेक्ट करेंगे। अच्छा। तो दूसरे ही दिन एक जान ने कांटेक्ट किया, तो उन्होंने कहा कि आज हम लोग एक डेमो रखते हैं आपके बच्चे के लिए, आपके घर पे हम विजिट करेंगे। अच्छा, मतलब वो आपके घर पे विजिट करके डेमो देंगे? हाँ, वो डेमो मतलब उन्होंने मेरे बच्चे का टेस्ट लिया। अच्छा। तो उन्होंने ये कहा कि घर पे आएंगे और उन्होंने टाइम दिया रात को 8 बजे का। 6 जनवरी की बात है ये। तो उस दिन वो आए मेरे घर पे, तो मैं उस वक्त उन्होंने कहा कि दोनों पेरेंट्स का रहना जरूरी है। अच्छा, मतलब मदर फादर दोनों को रहना है। वो आए, फिर बच्चे को बुलाए, फिर बच्चे का हम लोग तीनों बैठे हुए थे, मेरा बेटा, मैं और हस्बैंड। और उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया क्वेश्चंस कुछ पूछने। बच्चे ने कहीं ना कहीं सही तरीके से रिप्लाई किया, लेकिन उन्होंने फिर उसको इनर वे से क्वेश्चन पूछना शुरू किया, मतलब जिसमें बच्चा थोड़ा सा डर जाए, सहम सा जाए। तो वो चीज मैं एक टीचर होते हुए भी मैं नोटिस नहीं कर पाई। ये चीज मुझे लगा कि हाँ शायद मेरे ही बच्चे में कमी है। मतलब उन लोगों ने जानकर ऐसा किया ताकि आपको ये लगे कि आपके बच्चों को वो चीज नहीं आता और बच्चों में कमी है। तो उन्होंने लास्ट में इतने देर उसको 2-4 क्वेश्चंस दिए, मैथ्स के, साइंस के, जो सब्जेक्ट उसे आती है उस सब्जेक्ट से उसने नहीं पूछा, जिसमें वो स्ट्रांग है उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा। तो फिर उसके बाद कहा कि मैम देखिए, अभी आपका बच्चा ऐसा है सर, आपके बच्चे में ये टैलेंट है, लेकिन इसको और निखारना पड़ेगा, तब जाके 9th-10th अच्छा करेगा आपका बच्चा। कि इसके लिए हमारे इंस्टीट्यूट के तरफ से अभी एक पैकेज चल रहा है। हाँ, इस पैकेज में करीबन एक क्लास में 20 बच्चे होंगे, उसमें अभी आप डाल दीजिए। ऐसे तो ये लाख रुपए से ऊपर का कोर्स है, अभी देंगे तो आपका सिर्फ 62,000 लगेगा। अच्छा, किस क्लास में बच्चा पढ़ता है आपका? क्लास 8 में। क्लास 8 में। जी।
तो पैकेज देंगे, तो क्या आपने उनकी बात मान के एडमिशन कराई? नहीं, मैंने कहा 62,000 इतना तो मैं एक साथ पे नहीं कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैम, आपको इतना नहीं देना है। हाँ। और स्कूल में आप लोग जैसे फी भरते हैं उसी तरह से मंथली आपको भरना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट पे। जी जी। हाँ। और उसी तरह से आपको भरना पड़ेगा। अब स्टार्टिंग सिर्फ आपको 10,000 देनी पड़ेगी। तो मतलब कहा कि आप इंस्टॉलमेंट पे पैसा दीजिए, स्टार्टिंग आपको 10,000 देनी जी। होगी। तो उन्होंने मेरा फिर डेबिट कार्ड वगैरह मांगा, जो भी माना, बोला कि वो ऑटोमेटिकली मतलब सब लिंक्ड इन हो जाएगा, आपका जो बैंक अकाउंट इसमें आप डालेंगी उससे आपका पैसा हर मंथ अपने आप डिडक्ट हो जाएगा। जी। तो मैंने कहा ठीक है, एक अमाउंट लगेगा जो भी, तो नियर अबाउट 3,000 के करीब मंथली पड़ेगा, तो ठीक है, इतना तो मैं घर के ट्यूशन के टीचर को भी देती हूँ। बिल्कुल। तो ठीक है, बड़े संस्थान को दूंगी, वहां मेरा बच्चा ज्यादा कुछ सीखेगा। हाँ, ज्यादा कुछ समझ में आएगा। जी। तो मैंने उसमें उनको ये सब दे दिया। उसके बाद में ये सब कंप्लीट हो गया उसी दिन ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई। और उसके बाद वो चले गए। और साथ में फिर मैंने ये भी पूछा कि अगर मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगी तो मेरा तो ये 10,000 डूब जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैम, ये बिल्कुल नहीं डूबेगा। हमारा 14 दिन के अंदर अगर आप हमें कहती हैं कि आपका पैसा रिफंड करिए, आप कोर्स कैंसिल करवाती हैं, तो आपका पूरा का पूरा 10,000 रिफंड कर दिया जाएगा। रिफंड कर दिया जाएगा। और EMI भी स्टॉप कर दी जाएगी। मैंने कहा ठीक है, तब तो अच्छी बात है, तब मैं करवाऊंगी। तो इस शर्त पे उनकी इन बातों को सुनकर मैंने हाँ किया कि उन्होंने एश्योरेंस दिया। अच्छा। कि ये सब कुछ होगा, कि अगर पढ़ाई ठीक लगी तो ठीक, वरना हम आपके 10,000 आपको लौटा देंगे और इंस्टॉलमेंट को भी रोक देंगे। जी। और उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको एक दिन आपको और बच्चे के साथ में ओरिएंटेशन के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। बिल्कुल। तो मैंने बोला ठीक है। तो उसके बाद ये 6 तारीख की बात थी, 6 जनवरी की। उसके बाद आपको 8 तारीख को जो लड़का मेरे घर आया था, शुभम शराफ, उनका 3-4 बार कॉल आया। मैं उस वक्त रास्ते में थी, तो मैं उनकी आवाज सुन नहीं पा रही थी। वो मुझे बार बार कोई OTP के लिए पूछ रहे थे। अच्छा, कि मतलब आपके फोन नंबर पे कोई OTP गया होगा, हाँ, आप उसको एडमिशन के लिए आपके बच्चे के। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, फटाफट घर पहुंची। तो फिर उनका कॉल आया, तो मैंने कहा जी मैं दे रही हूँ। जो OTP आया था मैंने उनको शेयर कर दिया। मुझे नहीं पता कि वो OTP क्या थी, क्या तो क्या आपने पढ़ा नहीं था कि उस OTP में जैसे कि आपको टेक्स्ट मैसेज में मैसेज आएंगे? नहीं, उन्होंने मुझे कहा कि मैम जल्दी कीजिए नहीं तो टाइम लैप्स हो जाएगा। अच्छा, मतलब इतना ज्यादा हड़बड़ा दिया, फोन इतना बड़ा कोचिंग संस्थान है, धोखा थोड़ी करेगा और आपने OTP बता दिया। बस यही मेरे दिमाग में चल रहा था। मैं कोई भी मैसेजेस नहीं चेक किया या कुछ भी नहीं, जो OTP आया मैंने उनको शेयर कर दिया। उसके बाद में 13 जनवरी को मुझे ओरिएंटेशन के लिए बुलाया गया था। तो 13 जनवरी को मैं ओरिएंटेशन के लिए वहां गई। और 13 जनवरी को दोपहर में करीब हम लोग ओरिएंटेशन के लिए गए थे। और उसी दिन शाम को बच्चे को क्लास के लिए बुलाया गया। तो वहाँ शाम को उस दिन ऑफलाइन क्लासेस हुई। बच्चा इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ो। हाँ, और लेकिन जब एडमिशन के समय उन्होंने कहा था कि करीब 3 दिन से 4 दिन आपका इंस्टीट्यूट में पढ़ाई होगा, बाद बाकी 2 दिन वर्चुअल क्लासेस होगी ऑनलाइन मोड में। लेकिन एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, एक संडे को एक डाउट सेशन वो लोग रखते हैं, जो आप जाइए या नहीं जाइए ये आपके ऊपर है। और सिर्फ शनिवार को ऑफलाइन क्लासेस रखते हैं, बाद बाकी हर दिन वो लोग ऑनलाइन क्लासेस ही अरेंज करते हैं। हर दिन ऑनलाइन क्लासेस होती है, यानी ऑफलाइन क्लासेस सोमवार को छोड़ के नहीं। सिर्फ शनिवार को, जो मेरे बेटे के साथ हुआ। हाँ। दूसरे क्लासेस के बारे में मैं नहीं जानती हूँ। तो इस तरह का हुआ। मैंने 1 हफ्ता ऑब्जर्व किया। उस हफ्ते में जो उन्होंने कहा था कि 2 दिन सोशल और इंग्लिश की क्लासेस होगी, वो भी नहीं आया। बच्चा 1 घंटा रुके रहा, लिंक आएगी अब मुझे क्लास करने की, कोई लिंक नहीं आया। मैंने कोचिंग सेंटर पे उसी वक्त वहाँ जो रिसेप्शन में स्मृति करके लड़की बैठती है उनको कॉल किया, क्योंकि उन्होंने कहा कुछ भी प्रॉब्लम आते ही मैम मुझे कॉल कीजिए। तो मैंने उनको कॉल किया तो बोले लेट मी चेक। उन्होंने कहा लेट मी चेक, आई विल इन्फॉर्म। 1 घंटा बीत गया, वो चेक ही कर रही थी। अच्छा, उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। मैंने टाइम टू टाइम एक पेरेंट्स होने का जो भी फर्ज था मैंने किया, जो भी चीज मैटर था उन तक पहुंचाया। तो लास्ट में मैं फेड अप होके 23 तारीख को वहां जाके मैंने कहा कि मुझे कोई क्लासेस नहीं करवानी है, प्लीज कैंसिल माय कोर्स और मेरा जो भी पैसा है वो रिफंड कर दिया। आपने कितना पैसा दे चुका था इंस्टीट्यूट को? मैंने 10,000 दिया था। 10,000 दिया। ओके। जब आपने ऐसा जाकर वहां पर कहा कि मुझे कोर्स नहीं करवानी है, मेरे कोर्स को कैंसिल कर दीजिए और मेरे पैसे रिफंड कर, क्या जवाब आया? तो उन्होंने मेरे ब्रेन वॉश करने की कोशिश की बहुत बार, मतलब काफी करीब 20 मिनट तक। फिर टीचर को भी बुलाए कि आप भी बताइए, मैम को समझाइए। मैंने कहा कि नहीं, मैं जो प्रिपेयर्ड हूँ, मैं जो देख रही थी इतने दिनों से, मेरा अपना ब्रेन है, जो मैं देखी जो समझी, मैं उस आधार पे ये कोर्स को कैंसिल करना चाहती हूँ। ठीक है। तो लास्ट में उन्होंने कहा ठीक है मैम, हमने कैंसिल कर। उन्होंने कुछ अपना लैपटॉप मुझे दिखाया नहीं, जो अपने लैपटॉप पे कर रही थी वो चीज़ नहीं। जो मुझे एक फॉर्म ला के साइन करवा लिया, हो गया।
आप कर दीजिए ये एप्लीकेशन में आप इस तरह से। तो वो सब मैंने कर दिया, जो भी उन्होंने कहा मैं सब कर दी, और उन्होंने रिटर्न में मुझे आज तक कभी कुछ नहीं दिया। कुछ भी स्लिप वगैरह नहीं कुछ नहीं। ऑनलाइन भी नहीं आया? डिजिटल में आजकल तो डिजिटल का जमाना है, कई कोचिंग संस्थान डिजिटल में योर एडमिशन इज कंफर्म्ड, बस और हाँ, कुछ इस भी तरह नहीं। से। हाँ बस, तो योर एडमिशन इज कंफर्म करके आया। ये कैंसलेशन के लिए बस बाद में आया कि कैंसलेशन इज इन प्रोसेस, इस तरह से मैसेजेज आया। फिर कुछ दिन रुकने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो फिर मैं अपने हस्बैंड को वहाँ इंस्टीट्यूट में भेजी। तो उन लोगों ने कहा कि आप मेल कीजिए। उन्होंने 2 ईमेल आईडी दिया, कहा कि उस पे मेल कीजिए। किसको मेल करने कहा था? बायजूस को। बायजूस को, हाँ, बड़े यहाँ बायजूस मेन, जो मेन ब्रांच है। मेन ब्रांच बैंगलोर, ठीक है, वहाँ मेल कीजिए। मैंने वहाँ मेल किया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ प्रॉब्लम है, मेरा कैंसलेशन एक्सेप्ट किया जाए और मेरे पैसे को रिफंड किया जाए। तो फिर उसके बाद में उनका रिप्लाई आया नेक्स्ट डे तक। तो उनका रिप्लाई यही आया कि प्रोवाइड ऑर्डर आईडी, आपका रजिस्टर्ड ईमेल प्रोवाइड कीजिए, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कीजिए। तो वो चीज़ उन्होंने मुझे कोई ऑर्डर आईडी दिया ही नहीं था उस वक्त तक। मुझे पता भी नहीं था क्या ऑर्डर आईडी, अलग अलग नंबर्स कुछ आ रहे हैं, कैंसलेशन का कुछ नंबर्स हर दिन अलग अलग आ रहा था। तो अब मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो फिर मैं हस्बैंड को भेजी, लेकिन दो बार इनको घुरा दिया गया कि ना बताया जाएगा, अभी नहीं, ये नहीं, कुछ भी बोलकर। तो लास्ट जब मैं मेरा फरवरी फर्स्ट वीक में EMI डिडक्ट का मैसेज आया। अच्छा, मोबाइल पर कि आपका EMI डिडक्ट हो चुका है? जी नहीं, मेरा एक्चुअली उस अकाउंट में पैसा उतना सफिशिएंट नहीं था। मैं जब अकाउंट से किसी को मनी ट्रांसफर करने के लिए मैंने सोचा कि खोल के बैलेंस चेक करती हूँ तो माइनस में वो अमाउंट दिखा रहा था। वो अमाउंट माइनस में इत्तेफाकन मेरे उस अकाउंट। किस बैंक में अकाउंट है आपकी? HDFC बैंक। HDFC जी। तो यानी HDFC के बैंक में जब आपने कोशिश की देखने की तो माइनस में आपका माइनस अकाउंट में। उसके बाद नेक्स्ट डे से बैंक वाले की कॉल आने लगी। हर दिन 2 बार 4 बार 5 कॉल्स आते रहते हैं कि आपका EMI ड्यू है, आप जमा कीजिए। और फिर एक बार HDFC बैंगलोर से कॉल आई। तो वहां से जब कॉल आई तो HDFC का जो एम्प्लॉय बात कर रहा था वो भी वही बोला कि आपको तो ये देना पड़ेगा कि आपके नाम से तो बायजूस को 62,000 का लोन हम लोग दिया है। तो आपने HDFC बैंक से नहीं पूछा कि जब मैंने कोई लोन कराया ही नहीं है, जब मैंने कुछ बताया ही नहीं है, तो आपने कैसे इतने बड़े संस्थान को लोन दे दिया? मैंने ये चीज पूछा HDFC बैंक वाले जी, मैंने पूछा कि मैंने तो ऐसा बोला नहीं, आपने तो कोई OTP शेयर किया है, उस OTP के वजह से हुआ है ये चीज। तो आपने HDFC बैंक वाले को कहा नहीं कि अगर मैंने OTP शेयर किया तो आपका तो ये फर्ज बनता है ना कि आप मुझसे? मैंने ये सब कुछ कहा है। तो और यहाँ तक कि मैं यहाँ ब्रांच में भी गई थी, पटना ब्रांच बोर्डिंग रोड में मैं गई। वहाँ के ऑफिशियल को कहा कि मैं आपको एक एप्लीकेशन लिख के देती हूँ, मेरा ये रोकवाइए। बोला मैम आपका ये लिख के देने से कुछ नहीं होगा, जो होगा बायजूस की तरफ से होगा, आप उनसे लिखवा कर लाइए तब हम करेंगे। वहां मैं जाती हूँ तो वो लिख कर नहीं देते, कहते हैं हम लिख के कुछ नहीं देते। और HDFC बैंक जाती हैं तो बैंक वाले कहते हैं हम कुछ नहीं करेंगे, आप उनसे लिखवाइए। तो कहीं ना कहीं बायजूस कोचिंग संस्थान और HDFC बैंक दोनों के मिलीभगत से ये पूरा कारनामा हुआ है। सबसे पहले तो आपने ये अंदाजा लगाया कि बायजूस वाले ने फ्रॉड किया और बिना पेरेंट्स की अनुमति के HDFC बैंक वालों से लोन उठा लिया। और जब HDFC बैंक ये पहुंचती हैं तो HDFC बैंक वाले ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आपने OTP क्यों शेयर किया? सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर OTP शेयर किया जाए, हमारा फोन कहीं गुम हो सकता है, गिर सकता है, तो बैंक वालों का ये फर्ज बनता है, कस्टमर केयर इसलिए ही बैठे होते हैं ताकि वो फोन करके एक बार कंफर्मेशन करा ले कि क्या आपने ऐसा कुछ किया है। बट ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ? नहीं, कोई बैंक से कोई कॉल नहीं आया? मतलब हर दिन HDFC के एम्प्लॉइज ऐसे, मतलब इतने ऊंची आवाज में कभी कोई है अच्छे से बात करते हैं और कोई इतनी ऊंची आवाज में नहीं आपको देना पड़ेगा। आज ही फिलहाल सुबह जो कॉल आई मेरे हस्बैंड ने रिसीव किया, वो काफी तेवर में बोल रहे हैं आपको देना पड़ेगा। काफी देर बहस हुई उनके साथ फोन में। तो मैंने कहा वो चीज की लाइबिलिटी मेरे ऊपर नहीं है कि मैं दूंगी। मैंने कोर्स उनके जो टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से जो उन्होंने कहा मैंने हटा लिया है। तो वो तो मुझे भी चीट कर रहे हैं, तो बीच में तो टोटली मैं ही इस चीज में फंस रही हूँ। बिल्कुल, जो चीज मैंने लिया ही नहीं है वो मैं दूं कैसे? HDFC बैंक वाले को आपने ये नहीं बताया कि मैंने किसी लोन के लिए नहीं कंफर्मेशन करा था, ना कोई फॉर्म? मतलब आप लोग इतना बड़ा बैंक चला रहे हैं और आप लोग ऐसे छोटे मोटे चीजों से करके आप लोग लोन कंफर्मेशन? मैंने कहा कि मैं अगर आपसे पर्सनल लोन लेने के लिए भी आऊँ, आप मुझे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, इतने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, इतना सारी प्रक्रिया होती है। वहाँ आपने एक OTP के आधार पे आपने पूरे के पूरे 62,000 आपने उनको कैसे दे दिए? और फोन करके पूछना भी जरूरी नहीं। और मतलब एक हिसाब से मैम मुझे
ऐसा लग रहा है एचडीएफसी बैंक की तरफ से मुझे मेंटली हैरास किया जा रहा है डेली। अच्छा। डेली मुझे मेंटली हैरास किया जा रहा है, जिसकी वजह से मैं अब फोन बजता है तो मैं फोन को टच करने से मैं घबराती हूँ कि अब क्या कहेगा वो। एचडीएफसी बैंक जाके मैनेजर से, ऑफिसर से बात करने की कोशिश की आपने? जी, मैं एचडीएफसी बैंक भी गई थी, वहाँ बोरिंग रोड वाले ब्रांच में। वहाँ मैंने जब बात किया तो उन लोगों ने कहा कि यहाँ से कुछ भी नहीं होगा, कि और आपको जब तक आप बायजूस से लिखवा के नहीं लाती हैं आपका कुछ नहीं होगा। और तब उनके ब्रांच का ही एक और आदमी वो मुझे कहा कि आप जाइए, उनसे बात कीजिए, उनसे कुछ लिखवा के लाइए, तब हम कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा ये मामला है एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड। मैं ये लगभग दूसरा या तीसरा मामला सुन रही हूँ कि एचडीएफसी बैंक वाले कस्टमर से कॉल कर कंफर्मेशन लेना भी जरूरी नहीं समझते हैं, खुद ब खुद सारी प्रक्रिया को आगे बढ़ा देते हैं, जैसा कि अभी हमारे साथ बैठी है इनके साथ हो रहा है। तो आप इसके आगे की प्रक्रिया आप बायजूस वाले से फिर कोचिंग संस्थान में गई कि हम? जी, मैं गई। मैंने कहा कि मुझे कैसे भी आप अपने लेटर पैड पे लिख कर दीजिए, क्योंकि बैंक वाले ने मुझसे मांगा। बोला मैम आपका काम हो जाएगा। मैंने कहा कब होगा, मुझे तो बैंक रोज परेशान कर रहा है ना। तो उन्होंने कहा हो जाएगा हो जाएगा, मतलब यही चीज मैं सुन रही हूँ। आज भी मैंने कॉल किया, उन्होंने कहा हो जाएगा। मैंने कहा आज मुझे चाहिए, पर आज भी अभी तक उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मतलब बायजूस कोचिंग संस्थान वाले और एचडीएफसी बैंक दोनों मिलकर आपको मेंटली हैरास कर रहे हैं। और जब उन्होंने जो ईमेल मेरे पास आया था कि ऑर्डर आईडी वगैरह प्रोवाइड करने के लिए, तो वो उस पे जब मुझे ऑर्डर आईडी बायजूस सेंटर से मिली, तब मैंने फिर से वापस ईमेल किया। तो वो 2 बार ईमेल किया, उस ईमेल का आज तक मुझे कोई जवाब नहीं आया। कोई जवाब नहीं आया? जी नहीं। तो अभी आपने अपने बच्चों को वहां से हटा लिया है? मेरा बच्चा वो 14 दिन के जो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर ही जो वहाँ गया है, वो बस उसके बाद नहीं गया है। तो अब बैंक वाले आपसे क्या कह रहे हैं कि जो आपके नाम पर जो लोन उठाया गया है बायजूस के, वो आप मुझे रिटर्न वो कह रहे हैं कि जो ईएमआई डिडक्ट हुआ है आपके में अकाउंट में पैसे नहीं है उसको दीजिए, नहीं तो ये बाउंस हो रहा है, आपको उसका पेनल्टी भी भरना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट मंथ में भी पैसे डिडक्ट होंगे। अभी मार्च आएगी तो मार्च में वो वापस फिर मेरा वो डिडक्शन लगाएगा विद पेनल्टी, जो मेरा बाउंस हो गया। बिल्कुल। और फिर उसके बाद लगातार आप पे चार्जेस और पेनल्टी भरते जाएंगे। तो आपने बैंक वालों से बोला नहीं कि मैं नहीं दूंगी, मैंने कराया नहीं है तो मैं क्यों दूं? मैंने ये कहा तो उन्होंने कहा कि ये बायजूस में आप जाकर बात कीजिए। और बायजूस वाले कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं, वो कह रहे हैं कि हमारे वहां से आएगा, आप 90 दिन का इंतजार कीजिए। लेकिन मैं 90 दिन का इंतजार किस गारंटी पे करूं, जब मेरे मेल्स का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। उनके कस्टमर केयर पे फोन कीजिए तो हर कोई अलग अलग तरीके की बात करता है और बहुत रफली बात करते हैं वो लोग। अच्छा, बैंक वाले भी ठीक से बात नहीं करते? बैंक वाले भी इस चीज को मतलब नजरअंदाज कर रहे हैं, मतलब हमारी प्रॉब्लम्स को। वो कहते हैं उनके पास जाइए, वो कहते हैं उनके पास जाइए। एचडीएफसी बैंक वालों को क्या कहना चाहेंगी आप? एचडीएफसी बैंक से मैं ये कहना चाहूंगी कि आपके बैंक में हम कुछ भी पैसा एज ए कस्टमर अगर रखते हैं तो वो एक सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से भी रखते हैं, जो आप बिना किसी फुल प्रूफ वेरिफिकेशन के बिना किसी और को ना दीजिए। और वो भी एक ऐसी डूबती हुई कंपनी, हाँ, जिसको आप दे रहे हैं, आप ये भी वेरीफाई नहीं कर रहे हैं कि आप किसको दे रहे हैं वो पैसा, और ना ही अपने कस्टमर से ये जानना चाहते हैं कि हमने उनको दिया। क्योंकि एक कस्टमर होने के नाते मैंने ये महसूस किया कि मोबाइल पे हर चीज जो आता है वो हर कोई रीड नहीं करता है। आप उनको पर्सनली कॉल करके भी ये चीज पूछ सकते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक एक बहुत बड़ी कंपनी है और बायजूस भी एक बहुत बड़ी कंपनी है, और इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद ये लोग ऐसे कस्टमर और पेरेंट्स के साथ ठग कर सकते हैं, धोखाधड़ी कर सकते हैं, इसकी तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। एचडीएफसी बैंक में अगर लोग अकाउंट खुलवा रहे हैं, अपने पैसे रख रहे हैं, तो एक ट्रस्ट के साथ रख रहे हैं। आपके पास अगर छोटा सा पर्सनल लोन लेने जाया जाए तो आप 1000 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं, तब प्रक्रिया को पूरा कर आप लोन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कितनी अमाउंट है? 62,000 जी। इतनी बड़ी अमाउंट आप विदाउट वेरिफिकेशन, विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट कस्टमर के बात किए आपने किसी को दे दिया है, तो ये एक बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं एचडीएफसी बहुत बड़ी बैंक है और वो इतनी बड़ी बैंक होने के बावजूद इतना बड़ा जो काम हो रहा है वो कर सकती है, इसकी उम्मीद नहीं थी। बायजूस से आपने तो अपने बच्चों को हटा लिया है जी। तमाम पेरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे जो ऐसे ऐसे कोचिंग संस्थान का बच्चा का चौंध, रेनोवेशन, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग ये देखकर फंस जाते हैं? क्योंकि पेरेंट्स तो ये देखते हैं ना कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, इतना अच्छा रेनोवेशन है, एसी है, टेबल है, बेंच है, डेस्क, और बच्चों के एडमिशन करा देते हैं। तो उन तमाम पेरेंट्स को क्या कहेंगी? मैं पेरेंट्स को यही कहना चाहूंगी कि पहले किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में फुल वेरिफिकेशन कीजिए, उसको पर्सनली ऑब्जर्व कीजिए कुछ दिन, उसके बाद ही अपने बच्चे को वहां डालने के लिए सोचिए। क्योंकि ये चीज
चीज़ फ्रॉड ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे लिटरेट गार्जियंस के साथ ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हम सोचते हैं एक बहुत बड़ी ब्रांड में हम अपने बच्चे को भेज रहे हैं जहाँ उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे उसको टीचर्स मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें जो भी करना है बहुत सोच समझ के करना चाहिए। बायजूस जैसी कंपनी में अगर मेरे जैसे एक पढ़ी लिखी टीचर खुद इस चीज़ में फंस सकती है, तो दूसरे जो अगर एक अनपढ़ पेरेंट्स हैं जो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको उतनी जानकारी नहीं है, जो मेल नहीं कर सकते, जैसा कि वो लोग हर पेरेंट्स को कहते हैं आप मेल कीजिए, आप ये करते रहिए, जरूरी नहीं है हर किसी को मेल करना आता हो। कोई गांव के पेरेंट्स हो, देहात गांव में रहते हो, उनको ये सब नहीं करना आता है, तो वो तो इस तरह से जैसे मैं अपनी बात आपके सामने रख रही हूँ शायद वो रख भी नहीं पाए। बिल्कुल। तो आपने सुना इनकी आप बीती। बायजूस जैसी इतनी बड़ी कंपनी जहां पेरेंट्स एकदम ट्रस्ट के साथ बच्चों को भेजते हैं, और जब वो कंपनी धोखा कर सकती है तो कोई भी। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि एक बार ऐसे ऐसे संस्थान में जाने से पहले आप एक बार जरूर जांच पड़ताल कर ले। बायजूस जैसी बड़ी कंपनी और HDFC जैसे बड़े बैंक ने जब इतना बड़ा धोखा वाला काम किया है तो कोई भी कर सकता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना